नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपने लास्ट जो टॉपिक जो रहा था वो था रक्त परिसंचरण, जिसके अंदर अपन ने जो रक्त के बारे में पढ़ा, उसके बाद में अपने हार्ट के बारे में पढ़ा और उसको जो नलिका है उनके बारे में अपन ने पढ़ा। आज जो क्लास है वो है उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन का मतलब क्या है, यानी अपने शरीर में कई सारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, यानी बहुत सारे प्रोसेस जो होते हैं जिनके अंदर बनते हैं और टूटते हैं। इन प्रोसेस के जरिए क्या होता है अपने शरीर में, इनको बोलते हैं उपापचय क्रिया। उपापचय क्रिया यानी बहुत सारे पदार्थ बनेंगे, छोटे छोटे पदार्थ मिलके वापस के, जैसे अमीनो अम्ल मिलके बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलेंगे तो प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, इसी तरह से वापस जब प्रोटीन टूटता भी है तो बहुत सारे प्रोसेस में जब बनते हैं और टूटते हैं, उस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि कई सारे अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, वे पदार्थ शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं या नुकसानदायक होते हैं और जिनको शरीर से रिमूव करना जरूरी होता है। ठीक है, तो उसको, उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाएगा या एक्सक्रिएशंस कहा जाता है। ठीक है, यानी अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण जो होता है वो किसके कारण होता है, उपापचय प्रक्रिया के दौरान होता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान होता है। अपने शरीर के अंदर कई सारे, जैसे स्किन है वो भी क्या करती है, पसीने के रूप में कुछ अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। ठीक है, यकृत भी करता है। उसके बाद में अपन देखें तो अपने जो पसीने वाली जो ग्रंथियां हैं, ठीक है, ये जो स्किन के अंदर आती है ये भी करती है। ठीक है, और लंग्स जो है वो क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। इसी तरह से अपने जो मल जो होता है, ठीक है, वो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है जिनको अपन बाहर निकालते हैं। ठीक है, और यूरिया जो निकलता है वो निकालने का कार्य जो होता है, या जिनको बोला जाता है नाइट्रोजन वाले अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, उनको जो निकाले जाते हैं वो निकाले जाते हैं किससे, किडनी के द्वारा या वक्र के द्वारा। तो किस प्रकार से वक्र क्रिया करेगा, ठीक है, मूत्र का निर्माण कैसे होता है, ये जो सामान्य जानकारी जो होगी वो अपन आज पढ़ेंगे। तो तैयार हो जाइए। पहला जो है वो है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, यानी पहला जो है वो क्या है कि उपापचय प्रक्रिया के दौरान, यानी जो बनेगा वो किसके द्वारा बनेगा, उपापचय प्रक्रिया के दौरान बनता है। ठीक है, उपापचय प्रक्रिया यानी जो होती है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है। क्या होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक। ठीक है, इनको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, मेटाबॉलिक जो होते हैं, मेटाबॉलिक, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती है जो कैटाबॉलिक होती है, कैटाबॉलिक, और दूसरी जो होती है वो होती है एनाबॉलिक। ठीक है, इसमें निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है वो क्या होता है, इसमें ब्रेकडाउन या टूटते हैं पदार्थ, टूटते हैं तो वो कौन सा होगा, जो पदार्थ टूटते हैं तो वो होता है कैटाबॉलिक, और बनते हैं तो क्या होता है, इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रक्रिया में क्या बनते हैं, कई सारे अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। तो ये पदार्थ कैसे होते हैं अपने शरीर के लिए सॉरी, ये जो पदार्थ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं, या अपन कहते हैं हानिकारक पदार्थ होते हैं, हानिकारक होते हैं। किसके लिए, शरीर के लिए। ठीक है, तो इनको क्या किया जाता है, शरीर से रिमूव किया जाता है, शरीर से बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, उत्सर्जन बोला जाता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, उपापचय प्रक्रिया है, ये क्या होती है, उसको उपापचय बोला जाता है। तो उपापचय प्रक्रिया के दौरान कई सारे अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है और इनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। तो बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना, ठीक है, क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है या एक्सक्रिएशन कहलाता है। क्या बोलेंगे इसको, एक्सक्रिएशन बोला जाएगा। अब ये जो पदार्थ जो होते हैं जिसमें नाइट्रोजन वाले जो पदार्थ है, नाइट्रोजन के जो अपशिष्ट होते हैं उनको बाहर निकालने का कार्य जो करता है वो कौन करता है, किडनी करता है।
तो किडनी नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, या नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की, जिसमें नाइट्रोजन हो, ठीक है। तो यूरिया के अंदर अपने को क्या मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है। तो नाइट्रोजन युक्त जो होते हैं पदार्थ, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, जो है किसके द्वारा होता है, ये वक्र के द्वारा या किडनी के द्वारा होता है। अब अलग अलग जीव होते हैं, ठीक है, तो सब में जो होता है वो एक ही प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ नहीं होता। तो इनको तीन भागों के अंदर क्या किया गया है, विभाजित किया गया है कि कौन से एनिमल जो होते हैं वो किस प्रकार का क्या निकालते हैं, जो है उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो है अमोनिया उत्सर्जी, जिनको बोलते हैं एमिनोटेलिक एनिमल्स, ठीक है। दूसरा जो है वो यूरिया उत्सर्जी होते हैं, जिनको बोला जाता है यूरियोटेलिक एनिमल्स बोला जाता है, ठीक है। तीसरा जो होता है वो है यूरिक अम्ल उत्सर्जी बोला जाता है, ठीक है, उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहला है अमोनिया, ऐसे जंतु या जीव जो उत्सर्जन के रूप में अमोनिया को बाहर निकालते हैं। तो नाम से पता लग जाएगा किसको बाहर निकालते हैं, अमोनिया को, ठीक है। तो जो अमोनिया को बाहर निकालते हैं वे कहलाते हैं क्या, अमोनी उत्सर्जी एनिमल्स कहलाते हैं, या जीव कहलाते हैं, या एमिनोटेलिक एनिमल्स कहलाते हैं। अच्छा, अमोनिया क्या होता है, बहुत विषैला होता है, ठीक है। तो इसको विषैला होने की वजह से इसको जल की ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, बहुत ही विषैला होता है, और विषैला होने के कारण क्या होता है, इसको ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। तो विषैला होने के कारण जो होता है ये ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ज्यादा जल, तो इसका मतलब ये जो जलीय जीवों में होता है, कहां पे होता है, जो जलीय जीव होते हैं, ठीक है, वो उत्सर्जन के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो जिसमें रोहू मछली आती है, कटला मछली है, मेंढक का टेडपोड लार्वा, यानी मेंढक का जब लार्वा होगा तब उसको क्या बोला जाएगा, वो क्या करेगा, अमोनिया का उत्सर्जन करता है। स्पंज होता है, हाइड्रा होता है, तो ये सब ऐसे जीव है जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा होता है यूरिया उत्सर्जी, जिसमें नाम से पता लगा यूरिया का उत्सर्जन होता है। तो इसमें मध्य मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये कम विषैला होता है, कम विषैला है। कम विषैला होने के कारण कम जल की या मध्य जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये कम विषैला है, ठीक है, और कम विषैला होने के कारण क्या होता है, इसको मध्य जल की आवश्यकता होती है। इसमें कौन आता है, मेंढक आते हैं, वयस्क मेंढक, जब मेंढक धरती पे यानी जमीन पे पाए जाते हैं, ठीक है। मानव है, गाय है, कुत्ता है, केचुआ है, ये सब क्या है, जो क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल में क्या होता है, जो यूरिक का अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं, इसको बोला जाता है यूरियोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। ये किसका करते हैं, यूरिक अम्ल का करते हैं, ठीक है। ये कम विषैला होता है, कम विषैला है ये भी, ठीक है, और बहुत कम जल की आवश्यकता होती है, बहुत कम जल की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता, बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। और ये बीट के रूप में या पेस्ट के रूप में, ठीक है, पेस्ट के रूप में क्या करते हैं, त्याग करते हैं, ठीक है। यूरिक अम्ल का किसके रूप में करते हैं, पेस्ट के रूप में त्याग करते हैं। तो ये तीन प्रकार के जीव है, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले एमिनोटेलिक, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यूरियोटेलिक, और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक कहा जाता है, ठीक है। जिसके अंदर कौन आता है, छिपकली बीट करती है, सांप है, कबूतर है, मुर्गी है, पक्षी, पक्षी वर्ग जो होता है वो इसके अंदर आता है, और तिलचट्टा कॉकरोच जो होता है वो इसके अंदर आता है। तो ये क्या करते हैं, सॉलिड के रूप में, ठीक है, ठोस के रूप में, ठीक है, पैड्स या ठोस के रूप में, ठोस के रूप में ये बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के जीव होते हैं।
ये है अपना उत्सर्जी अंग जिसे कहा जाता है किडनी वक्र। ठीक है, वक्र की स्थिति जो है वो कहां पे होती है, तो ये अपने जो होता है उदर गुहा के अंदर, यानी पेट वाले रीजन के अंदर, कमर से कमर वाले भाग में, ठीक है, और पीठ वाले क्षेत्र में, दोनों जो है वो दो मिलती है। और ये जो होती है, जो अपना वर्टिबल कॉलम होता है, यानी जो कशेरुक दंड है, उसके दोनों तरफ मिलती है। ठीक है, ये स्थिति इनकी वहां पे होती है। यहां पे आप देखोगे तो दो किडनी है, दोनों किडनी के अंदर आपने देखा होगा कि एक तो जा रही है ब्लू कलर की, जिसको बोलते हैं अपन रीनल वेन या आर्टरी, ये जा रही है। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन वक्र, वक्र किडनी को बोला जाता है, सिरा। ठीक है, और इधर जा रही है वो कौन सी है, वक्र धमनी। लाल कलर की है वो धमनी है, ब्लू रंग की है वो क्या है, सिरा है। ये दोनों इसके अंदर एंटर करती है, इसके अंदर और इसके अंदर दो किडनी है। ठीक है, दोनों किडनी से एक एक क्या निकलती है, यूरेटर निकलती है। यूरेटर को बोला जाता है मूत्र नलिका। क्या बोला जाता है, मूत्र नलिका कहा जाता है। तो कितनी मूत्र नलिका हुई, एक और ये दो, तो दो मूत्र नलिका, प्रत्येक किडनी से एक एक मूत्र नलिका निकलती है। फिर ये मूत्र को लेके कहां पे इकट्ठा हो जाती है, ब्लैडर में, जिसको बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर को हिंदी में बोला जाता है मूत्राशय, जहां मूत्र एकत्रित होता है या संचित रहता है वहां पे। ठीक है, फिर चलता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को बोला जाता है मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। ये संरचना पाई जाती है अपने किडनी में। ठीक है, या वक्र में, या उत्सर्जन तंत्र जो किडनी होता है उसमें दो किडनियां होती है। ठीक है, दोनों किडनी से क्या क्या निकलती है, एक एक मूत्र नलिका निकलती है। ठीक है, और दोनों किडनी के अंदर आप देखोगे तो कौन एंटर करता है, वहां से निकलती है मूत्र नलिका। ठीक है, और क्या उसमें एंटर करती है, उसमें रुधिर वाली के लिए अपने को वक्र सीरा और वक्र धमनी दोनों इसके अंदर आती है। फिर मूत्र नलिका आगे चल के एक तिकोणे, ठीक है, एक थैले के रूप में वहां पे ये जुड़ती है। ठीक है, और वहां जाके ये क्या करती है, अपने मूत्र को उस थैले के अंदर डाल देती है, जिसको यूरिनरी ब्लैडर या मूत्र से कहा जाता है। फिर ये जब भर जाता है तो इसका संकेत जो होता है अपना मस्तिष्क देता है। ठीक है, मस्तिष्क कहता है कि आप अपने को इसको बाहर निकालना पड़ता है या जरूरी है। तो उस समय क्या करते हैं कि अपन मूत्र मार्ग के द्वारा क्या कर लेते हैं, मूत्र को बाहर निकाल देते हैं। यह है इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ठीक है, आप देखोगे इसी को इस तरह से ऊपर से कट लिया गया है, तो आपको कट देखेंगे तो आपको इस तरह से ये नजर आता है। ठीक है, इसके मेनली अगर देखें तो बाहर के दो भागों के, पतला जो भाग होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स या बोला जाता है वलकुट। क्या बोला जाता है, वलकुट बोला जाता है। ठीक है, फिर आप देखोगे जो बीच वाला जो पोर्शन होता है ये वाला, ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, मेडुला। क्या बोला जाता है, मेडुला बोला जाता है। तो ये बीच वाला जो होता है इसको बोला जाता है मज्जा या मेडुला कहा जाता है। ठीक है, फिर आप ये वाला जो क्षेत्र है जो अंदर से धसा हुआ है, या इस तरफ से कहे तो ये कैसा है, अवतल है। कैसा है, अवतल है। तो अवतल वाले भाग के अंदर, यानी जो अंदर धसा हुआ है वो अवतल होता है। यहाँ पे जहां पे जिस भाग में से एंटर करती है, ठीक है, ये नलिया एंटर कर रही है, उस भाग को बोला जाता है क्या, हाइलम। क्या बोला जाता है, हाइलम कहा जाता है। जिस भाग से वो एंटर करती है उसको क्या बोला जाता है, तो इस भाग को क्या बोला जाता है, हाइलम कहा जाएगा। ये ऊपर लिखा हुआ हाइलम, ठीक है, ये हाइलम कहा जाता है। फिर आप देखोगे कि इसके अंदर ये रीनल वेन, जिसे वक्र धमनी और वक्र सिरा, ठीक है, वक्र सिरा वेन और आर्टरी जो है वो क्या है, वक्र धमनी, ये तीनों इसके अंदर क्या करती है, एंटर करती है। साथ साथ में तंत्रिका भी इसके अंदर एंटर करती है। ठीक है, इस वाले भाग को जो डैश डैश में बताया हुआ है, इस वाले भाग को क्या बोला जाता है, हाइलम कहा जाता है। यानी जिस भाग से अगर मैं इस पेन को यहां से पकड़ता हूं तो ये वाला जो भाग जो होगा जहां से ये अंदर घुस रही है, ठीक है, उसको बोला जाता है हाइलम। फिर आप देखोगे जो यूरेटर है, यूरेटर का मतलब जो मूत्र नलिका है, ठीक है, उस मूत्र नलिका जो होती है वो अंदर जाके देखो बिल्कुल फैल गई है, अलग अलग शाखाओं के अंदर फैल जाती है। ठीक है, तो ये मूत्र नलिका जब अंदर जाके फैल जाती है तब एक फनल जैसा शेप बनता है। तो आप देखोगे यहाँ पे एक फनल जैसा शेप बन गया ये, ठीक है, इस तरह से शेप बन गया है। फनल का मतलब होता है कीप, ठीक है, कीप जैसा शेप क्या हो जाता है, बन जाता है। तो इस कीप जैसे शेप को बोला जाता है क्या, प्लेविक, श्रोणी क्षेत्र। क्या बोला जाता है इसको, श्रोणी क्षेत्र कहा जाता है।
पेल्विक रीजन बोला जाता है, क्षेत्र बोला जाता है, या रीनियल पेल्विक भी बोला जाता है। ठीक है, फिर आप और अंदर देखोगे तो ये जो रीनियल पेल्विक है तो ये एक त्रिकोण है, संरचना से जुड़े हुए रहते हैं। त्रिकोणी जो होती है वो संरचना जो होती है, स्ट्रक्चर जो होता है उससे जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको बोला जाता है मेडुलरी पिरामिड्स बोले जाते हैं। क्या बोला जाता है इसको? मेडुलरी पिरामिड्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? रीनियल पिरामिड्स है, या इनको मेडुलरी पिरामिड्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? पिरामिड्स है, मज्जा पिरामिड्स भी कहा जाता है। ये मज्जा पिरामिड, इस मज्जा पिरामिड्स में आप देखने जाओगे तो कई सारी क्या मिलती है, जो संरचनाएं मिलती हैं, कई सारी क्या मिलती है? संरचनाएं मिलती है, संरचनाएं मिलती है। ठीक है, जिसमें नलिकाएं होती है, जिन्हें जिन्हें क्या बोला जाता है? जिन्हें बोला जाता है नेफ्रॉन। क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन किसी भी किडनी का, अगर देखो यहाँ पे जो मेन काम जो होगा वो कौन करता है? नेफ्रॉन करेगा। ठीक है, वो कहाँ पे है? वो इसके अंदर है, इसके अंदर, यहाँ पे ये होते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन मेन कार्य करता है, इसलिए जो किडनी की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई जो होती है वो क्या सी होती है? वो होती है नेफ्रॉन होती है। कौन सी होती है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या करता है? नेफ्रॉन यूरिन का फिल्ट्रेशन, या सॉरी यूरिया का फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, और फिल्ट्रेशन करके यूरिन का निर्माण करता है। तो मूत्र का निर्माण जो होता है वो कौन करता है? तो वो नेफ्रॉन करता है। ठीक है, तो ये है अपने इसकी संरचना है। ठीक है, बाकी भी नाम है लेकिन अपने को इसमें इतना पूछेंगे नहीं। ठीक है, ये माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स ये भी पार्ट होते हैं। ठीक है, जहां पे मूत्र बहेगा तो सबसे पहले माइनर कैलिक्स में आता है। माइनर कैलिक्स बड़ी वाली ट्यूब जो है, ये आप देख रहे हो बड़ी वाली ट्यूब। ठीक है, इस बड़ी वाली ट्यूब को मेजर कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, और माइनर मतलब छोटा होता है, तो इसको छोटा वाली यानी माइनर कैलिक्स बोलेंगे, और बड़ी वाली को मेजर कैलिक्स बोलेंगे। पहले मूत्र यहाँ आएगा, यहाँ से इन माइनर कैलिक्स में जाएगा, फिर मेजर कैलिक्स में आता है, मेजर कैलिक्स से श्रोणि क्षेत्र में आता है, श्रोणि क्षेत्र से इस मूत्र नलिका में जाता है, मूत्र नलिका से फिर यूरिनरी ब्लैडर में आता है। ठीक है, मूत्राशय में आता है, और मूत्राशय से फिर क्या हो जाता है? इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मूत्र जो होगा वो क्या बनता है? इस नेफ्रॉन के द्वारा बनाया जाता है। फर्स्ट है वक्र किडनी। ठीक है, वक्र देखो सबसे पहले एक जोड़ी मिलती, कितने होते हैं? ये एक जोड़ी होते हैं। कलर इनका गहरे लाल भूरे रंग के होते हैं, ये सेम के बीज के आकार के। ठीक है, इस तरह से आपको मिलेंगे। उसके बाद में ये बीज के समान होते हैं, एडिनल ग्रंथि के ऊपर मिलते हैं। के एडिनल ग्रंथि जो है वो इसके ऊपर पाई जाती है, एडिनल ग्रंथि। ठीक है, ऊपर होती है इसके, एडिनल ग्रंथि भी पाई जाती है जो इसके ऊपर होती है। ठीक है, उदर गुहा में, पेट वाले रीजन में, पीछे की तरफ, पीठ की तरफ, कमर क्षेत्र में कशेरुक दंड के दोनों ओर होती है। कशेरुक दंड के दोनों ओर, पीठ वाले जो क्षेत्र है उसके दोनों ओर रहेगी। ठीक है, एक राइट होती है, एक लेफ्ट होती है। दाएं वक्र की तुलना में बायां वक्र थोड़ा सा क्या होता है? ऊपर की तरफ होता है, यानी बायां जो होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा क्या होगा? लेफ्ट वाला क्या होता है? बायां वक्र की तुलना में बायां वक्र कैसा होता है? ऊपर की ओर होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? लेफ्ट वाला जो है वो ऊपर की तरफ होता है, थोड़ा सा कैसा रहेगा? ऊपर की ओर। इसका निर्माण भी, भ्रूण की उत्पत्ति जो है वो भ्रूण की मीजोड्रम से होती है। देखो हार्ट का निर्माण भी मीजोड्रम से हुआ था, और इसका निर्माण भी कैसा होता है? मीजोड्रम से होता है। वक्र के भीतर धरातल अवतल होता है, जिसको हाइलम कहते हैं। इस वाले भाग को जो मैं अभी कर रहा हूं, इस वाले भागों को क्या बोला जाता है? हाइलम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हाइलम कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? हाइलम होता है। फिर इसके बाहर वाले भाग को देखो तो इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स, और बीच वाले भाग को क्या बोला जाता है? मेडुला कहा जाता है। कॉर्टेक्स कौन सा भाग है? बाहर वाला, और ये कौन सा है? अंदर वाला।
तो अंदर वाला भाग जो होता है वो मेडुला होता है, बाहर वाला भाग जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है। ये तिकोने जो दिख रहे हैं इसके अंदर क्या है, ये मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं। इन पिरामिड्स के अंदर ही क्या होता है, नेफ्रॉन पाया जाते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या जो होती है वो मिलियंस में होती है। ठीक है, लाखों में होती है एक वक्र के अंदर। एक जोड़ी भूरे रंग का, ठीक है, इसको अभी छोड़ दो यहाँ पे, एडिनल ग्रंथि ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये आगे आ जाएगी। वैसे एडिनल ग्रंथि इसके ऊपर पाई जाती है, ये यहाँ, ठीक है, एडिनल ग्रंथि जो इसके ऊपर पाई जाती है। बाया थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, निर्माण इसका मेसोडर्म से होता है। अवतल वाला जो भाग होता है, जहां से हाइलम वह भाग होता है जहां पर मूत्र नलिका रुधिर वाहिनियां तंत्रिका का, ये सभी किडनी में वक्र में प्रवेश करने के स्थान को क्या बोला जाता है, हाइलम कहा जाता है। इस वाले भाग को क्या बोला जाएगा, हाइलम कहा जाएगा। नेक्स्ट देखो, अभी बताया इसके बाहर वाले भाग को क्या बोला जाएगा, ये बाहर वाला भाग है, इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। और अंदर वाले भाग को क्या बोला जाता है, मेडुला। तो बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, जबकि भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। मेडुला शंकु रूपी संरचना होती है जिन्हें पिरामिड्स कहा जाता है। ठीक है, ये आपके पिरामिड्स है। ये क्या है, पिरामिड्स है। और पिरामिड्स में क्या मिलते हैं, नेफ्रॉन। पिरामिड्स में क्या मिलते हैं, नेफ्रॉन। पिरामिड से एक थैली नुमा गुहा स्थित रहती है जिसको वक्र पेल्विस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक थैली नुमा, ये भी आगे जो चलती है तो यहाँ पे ये थैली नुमा संरचना होती है, इसको क्या बोला जाता है, वक्र पेल्विक बोलते हैं, या श्रोणी क्षेत्र बोला जाता है, श्रोणी क्षेत्र। ठीक है, श्रोणी क्षेत्र को क्या बोला जाता है, वक्र पेल्विस कहा जाता है। ठीक है, श्रोणी क्षेत्र लिख देता हूं, श्रोणी क्षेत्र। वक्र पेल्विस से एक लंबी एकदम सक्रिय नलिका होती है जो मूत्रवाहिनी कहते हैं। यहां से आप देखोगे तो ये एक किसमें खुलती है, सक्रिय नलिका बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, मूत्रवाहिनी कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं या नलिका कहते हैं। ठीक है, यानी वही श्रोणी क्षेत्र कीप द्वारा वो खुला, ये कीप द्वारा, और यहां से ये बन रहा है तो ये क्या हुआ, मूत्रवाहिनी हो गई। ठीक है, तो ये क्या होती है, मूत्रवाहिनी होती है। दोनों तरफ मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलती है, फिर आगे वही मूत्राशय में वो दोनों खुलेगी। एक किडनी की बात कर रहे हैं अपन, और ऐसी ऐसी दो किडनियां होती है और दोनों की जो नलियां होती है वो मूत्राशय में खुलती है और मूत्राशय मूत्र को एकत्रित करता है। ठीक है, और वहां से जाती है किसमें, वक्र के में भी क्या होती है, सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है और जिनको क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन बोला जाता है। और यही होती है इसकी मक एवं क्रियात्मक, क्या बोला जाता है, इकाई होती है, मक इकाई है। तो आपको पूछे वक्र की इकाई कौन सी है, वो है फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सी है, तो वो कौन सी है, नेफ्रॉन होता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या करता है, नेफ्रॉन करेगा इसको मूत्र निर्माण में भागीदारी करता है, यही करता है मूत्र का निर्माण। बाहर भाग को कॉर्टेक्स, अंदर वाले भाग को मेडुला कहा जाएगा। ठीक है, पिरामिड्स जो इसके में त्रिकोणी शंकु रूपी संरचना मिलती है उनको पिरामिड्स कहा जाता है। पिरामिड्स के अंदर क्या मिलते हैं, नेफ्रॉन मिलते हैं। ठीक है, पिरामिड्स किस में खुलते हैं, वक्र श्रोणी में खुलते हैं। वक्र श्रोणी जो होती है वो आगे चल के क्या बनाए, मूत्र
वाहिनी या मूत्र नलिका में खुलती है, मूत्र नलिका मूत्राशय में खुलती है और मूत्राशय मूत्र मार्ग में खुलता है। ठीक है, इस मेडुलरी पिरामिड में कई सारी क्या मिलती है, संरचनाएं मिलती है, जिनको क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। और यही होती है संरचनात्मक और किसकी क्रियात्मक इकाई होती है, किसकी, किडनी की। तो मेन चीज क्या है इसके अंदर, नेफ्रॉन है, क्योंकि नेफ्रॉन ही बनाती है क्या, यूरिया, यूरिन सॉरी। ठीक है, और वो जो किडनी के यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यूरिया का निर्माण जो होता है वो लीवर में होता है या यकृत में होता है। इस बात को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। कई बार अपन सोचते हैं कि भाई यूरिया जो है वो अपन यूरिकोटैलिक है, यूरिकोटैलिक है यानी अपन यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, तो यूरिया का निर्माण भी किडनी में ही होता होगा, लेकिन वास्तव में यूरिया का निर्माण किडनी में नहीं होता है। यूरिया का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है, यकृत के अंदर होता है। किसके द्वारा होता है ये, अमोनिया से यूरिया बनता है, और इस साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल कहा जाता है। फिर वही मूत्रवाहिनी, ठीक है, ये जो होती है ये मूत्रवाहिनी है। मूत्रवाहिनी क्या करती है, कितनी होती है, प्रत्येक किडनी से एक मूत्रवाहिनी निकलती है और मूत्र लेके कहाँ प्रवेश करती है, ये मूत्राशय में। कहाँ पे जा रही है, ये नीचे जो ब्लैडर है वो क्या है, ये मूत्राशय है। ये क्या है, मूत्राशय, इसके अंदर ये प्रवेश करती है। मूत्राशय ये कैसा होता है, थैलेनुमा होता है, त्रिकोणीय संरचना है, नाशपति आकार का होता है, जिसमें मूत्रवाहिनी मूत्र को पहुंचाती है। ठीक है, मूत्र मार्ग, फिर जो मूत्राशय जो होता है वो आगे चल के इसमें खुलता है, इसको बोलते हैं अपन मूत्र मार्ग बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, मूत्र मार्ग बोलते हैं, यानी मूत्र मार्ग। तो किडनी में जो बना यूरिन, मूत्र बना, वो जो मूत्र वाहिका है या मूत्र नलिका है, यूरेटर है, यूरेटर के माध्यम से किस में आती है, मूत्राशय में आती है। और मूत्राशय से जब भर जाता है तब इसको किसी मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। तो मूत्र को शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है, वो कहां से किया जाता है, मूत्र मार्ग से किया जाता है। ठीक है, अब देखो नर के अंदर अगर बात करें अपन नर की, तो नर के अंदर जो होता है जनन मार्ग एवं मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग एक ही होते हैं, उभयनिष्ठ होता है या कॉमन होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करें किसकी, मादा की, तो मादा के अंदर जनन एवं मूत्र मार्ग मार्ग अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मादा के अंदर मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन नर के अंदर मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो स्पर्म जो होंगे वो भी इसी मार्ग से निकलेंगे। ठीक है, और मूत्र जो होगा वो भी उसी मार्ग से निकलता है, लेकिन मादाओं के अंदर मूत्र जो होगा वो अलग मार्ग से निकलेगा। ठीक है, और जनन मार्ग जो होता है वो अलग होता है, जो वैजाइना उनका होता है। अब है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है मेन जो किडनी का जो फंक्शन जो करता है वो करता है नेफ्रॉन। ठीक है, अब देखो होता क्या है, सबसे पहले जो है वो यूरिया का निर्माण होता है, यानी मेटाबॉलिक उपापचय प्रक्रिया के दौरान, उपापचय के दौरान क्या बनता है, अमोनिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। ये अमोनिया कैसा होता है, विषैला होता है, बहुत ही विषैला है। अभी पढ़ा था कि विषैला, इसको पानी की ज्यादा विषैला, अपन पानी कम होते हैं, विषैला होता है, बहुत विषैला। तो बहुत विषैला होने के कारण इसको किस में बदला जाता है, इसको बदला जाता है यूरिया में। ठीक है, और इस साइकिल को, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल बोला जाता है। ठीक है, ऑर्निथिन साइकिल जो होता है चक्र,
यानी अमोनिया का यूरिया में बदलना, इस साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल कहा जाता है। ठीक है, अब ये यूरिया जो होता है वो पहुंच जाता है कहां पे, इस धमनी के अंदर। ठीक है, और ये कौन पहुंचाने का काम करता है, ये करता है अपने ब्लड करता है या करता है रुधिर करता है। ठीक है, ये एक नेफ्रॉन की संरचना होती है। इसमें आप देखोगे जो ये जो येलो भाग जो है ये जो है वो नेफ्रॉन है, और साथ में आपको रेड भाग जो दिख रहा है ये क्या है, ये रक्त नलिकाएं होती है। अच्छा, इनका क्या कार्य होते हैं कि इनका कार्य जो है वो क्या होता है, पुनः अवशोषण का होता है। ठीक है, अब पहली चीज, जो ये येलो रंग का आपको ये वाला भाग जो दिख रहा है, ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, बोमन संपुट बोला जाता है, या इसको बोला जाता है बोमन कैप्सूल। क्या बोला जाता है इसको, बोमन कैप्सूल बोला जाएगा। ठीक है, ये कैसी संरचना होती है, ये प्याले नुमा होता है। कैसा होता है, ये होता है प्याले नुमा, प्याले नुमा। ठीक है, इसके आंतरिक भाग पे ये बनाया जाता है क्या, ग्लोमेरुलस मिलता है। ग्लोमेरुलस जो होता है वो क्या होता है, एक क्लस्टर है, गुच्छक है, किसका, रुधिर वाहिनियों का। ठीक है, रुधिर वाहिनियों का क्या होता है, ये नलिकाओं का रुधिर नलिकाओं का गुच्छक, गुस्सा। ठीक है, यानी क्लस्टर होता है। इसमें आने वाली धमनी को बोला जाता है अभिवाही धमनी, जिसको बोला जाता है एफरेंट, एफरेंट आर्टरी, और जाने वाली को बोला जाता है अपवाही, या बोला जाता है इसको इफ्रेंट, इफ्रेंट आर्टरी। ठीक है, इफ्रेंट आर्टरी कहा जाता है। फिर ये नीचे जब चलता है ये वाला भाग, ठीक है, अब आपको ब्लू वाले से बता देते हैं, ये जो नीचे जो चल रहा है इस वाले मतलब यहां तक, इस वाले भाग को बोला जाता है पीसीटी। ठीक है, समीपस्थ नलिका, क्या बोला जाता है इसको, समीपस्थ नलिका बोला जाता है, नलिका। ठीक है, और ये जो दूर वाली जो दिख रही है ये, इसको बोला जाता है डिस्टेंट, यानी इसको बोलता जाता है दूरस्थ। क्योंकि ये बोमन कैप्सूल को अगर अपन छोड़ा करें तो इस भाग में क्या होगा कि यहाँ पे तो बनेंगे क्या, ये वाले जो भाग जो है यहाँ पे जो होगा वो दूर चला जाएगा, ये वाला भाग जो होता है इसके पास में, तो पास वाले को बोलते हैं प्रॉक्सिमल, समीपस्थ, प्रॉक्सिमल कोवैलेंट ट्यूब बोला जाता है। ठीक है, और इसको बोला जाता है दूरस्थ, दूरस्थ नलिका कहा जाता है, या कुंडलित नलिका कहा जाता है। फिर होती है संग्राहक नलिका, जिसको बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करती है, यहां से जो मूत्र बनेगा वो यहाँ पे आता है और यहां से जाता है फिर वही किसके अंदर, माइनर कैलिक्स में, फिर मेजर कैलिक्स में, फिर जाता है पेल्विक रीजन में, और फिर जाता है कहां पे, अपने जो यूरेटर है मूत्रवाहिनी के अंदर जाता है। ठीक है, अब ये जो होते हैं इसके इस वाले भाग को इसको बोला जाता है क्या, हैनल लूप, इसको बोला जाता है क्या, हैनल लूप बोला जाता है। ठीक है, तो अवशोषण जो होता है ये आरोही भुजा, ठीक है, अवरोही है, अवरोही मतलब नीचे की तरफ जा रही है, ये वाली जो है वो कैसी है, आरोही, यानी ये क्या जा रही है, ऊपर की तरफ जाती है। और वासा रेक्टा, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रुधिर वाहिनियों का क्या होता है, झुंड होता है जो इसको कवर करके रखता है, इस भाग को बोला जाता है वासा रेक्टा बोला जाता है। ठीक है, तो इतना वासा रेक्टा अपने को, आरोही अवरोही, ठीक है, ये दूरस्थ समीका, ये अपने को याद रखना है। तो ये इसकी संरचना होती है। अब जो यूरिया बना, जो उपापचय अभिक्रिया के दौरान जो अमोनिया बनता है, अमोनिया बदलता है यूरिया में, इस चक्र को बोला जाता है ऑर्निथिन साइकिल। यहां से यूरिया ब्लड रुधिर जो होता है वो इसको लेके आता है और इसके अंदर डालता है। ठीक है, यहां से चल के किसमें आ जाता है, इस बोमन कैप्सूल के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले जो यूरिया वो कहां से आता है, यकृत से, यकृत से उसको लाया जाता है। यकृत से कहां पे लाया जाता है इसको, ग्लोमेरुलस में, कहां पे लाया जाता है इसको,
ग्लोमेरुलस में लाया जाता है। ग्लोमेरुलस में लाया जाता है। ग्लोमेरुलस से ये कहा जाता है, ये ग्लोमेरुलस से जाता है बोमन कैप्सूल में, बोमन संपुट में जाता है, बोमन संपुट में। ठीक है, बोमन संपुट से, ठीक है, मूत्र का निर्माण ये आगे चल के जाएगा बोमन संपुट में। ठीक है, और बोमन संपुट से होता हुआ ये क्या होगा, किसमें जाएगा, पीसीटी। ठीक है, फिर जाएगा डीसीटी, एनल लूप, एनल लूप, एनल लूप से डीसीटी, डीटीसी से कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से जाता है अपने पेल्विक श्रोणि क्षेत्र में, श्रोणि क्षेत्र में। ठीक है, श्रोणि क्षेत्र से जाएगा ये कहां पे, मूत्रवाहिनी में। फिर जाता है मूत्राशय में, मूत्राशय से फिर इसको बाहर त्याग दिया जाता है मूत्र मार्ग के द्वारा। तो ये प्रोसेस जो होता है यहाँ पे शामिल हो गया थोड़ा सा, इसको बोलेंगे अपन संग्राहक नलिका या कलेक्टिंग डक्ट बोला जाएगा। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो ये प्रोसेस, यूरिया आया ग्लोमेरुलस में, छन के गया बोमन कैप्सूल में, यहाँ पे हो जाता है इनका इस वाले भाग में, यहां से इसमें, यहाँ पे हो जाता है इसका पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण। ठीक है, तो ये संरचना होती है इसमें नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन के अंदर बोमन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, अभिवाही धमनी है, अपवाही धमनी है, पीसीटी है, डीसीटी है, कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, कलेक्टिव और हेनल लूप है, यू आकार की जो होता है उसको हेनल लूप बोलते हैं। ठीक है, यहां से चल के आएगा इसमें, यहां से जाएगा इसमें पीसीटी में, पीसीटी से जाएगा हेनल लूप में, हेनल लूप से जाएगा डीसीटी में, डीसीटी से कहां पे चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। आप यहां देख रहे हो इसको खांचे को छोड़ा गया, तो यहाँ पे भी कौन आता है, नेफ्रॉन आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कई सारे नेफ्रॉन की जो ये वाली जो कलेक्टिंग डक्ट है वो समान होती है, कॉमन होती है। ठीक है, इधर भी आया, जैसे ये आया इसी तरह से ये भी आया इधर। ठीक है, तो कई सारे की क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट कैसी होती है, कॉमन होती है। ठीक है, तो कई सारे नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है, कॉमन होती है। ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, इसको जरूर देखना। ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या होती है, इकाई होती है। नेक्स्ट है वो है नेफ्रॉन की क्रियाविधि, स्क्रीनशॉट ले लो। अब है नेफ्रॉन की क्रियाविधि। अब नेफ्रॉन कार्य कैसे करता है, अपन संरचना तो देख ली। ठीक है, तो अपन देखते हैं यहां पे सबसे पहला, ये कई सारे दूसरे नेफ्रॉन के जोड़ने के लिए यहाँ पे ये जगह छोड़ी। ठीक है, इस तरह से सपोज मान लो ये अपना नेफ्रॉन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाली जो धमनी जो है वो इसको लेके आती है, ये थोड़ी सी मोटी होती है, इसलिए इसको बोला जाता है अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी। अभिवाही धमनी बोलते हैं। अब देखो, और यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, क्लस्टर हो जाता है, ये इस तरह से छोटी छोटी में बदल के, और यहां से वापस निकलती है, इसको बोलेंगे अपन अपवाही, अपवाही। ठीक है, धमनी, अपवाही धमनी। इसको बोला जाता है क्या, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस बोला जाता है। ये क्या होता है, ये होता है रुधिर वाहिनियों का गुत्सक होता है। ठीक है, अब यहां से यूरिया जब आया, यूरिया कहां से आया, यूरिया आया कहां से, यकृत से, यकृत से इसे रुधिर के माध्यम से इधर आ जाता है।
अब देखो इसका व्यास ज्यादा है, दूसरी चीज ये क्या है, धमनी है, और धमनी में क्या होता है, दाब अधिक होता है। तो दाब अधिक होने के कारण, उच्च दाब के कारण क्या होता है, उच्च दाब के कारण उच्च दाब के कारण, ठीक है, जो यूरिया तो आ ही रहा है, देखो ये क्लस्टर है, बहुत पतली होती है, और यहाँ पे ये अभी भाई धमनी बहुत मोटी है, तो जब बड़ी पाइप से छोटी पाइप में अगर जल जाता है या कोई भी लिक्विड जाता है तो उसका दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यह उच्च दाब के कारण इसमें से यूरिया, ठीक है, कुछ भाग ग्लूकोज का, एमिनो अम्ल का, ठीक है, सॉल्ट का, पानी का, ये सारे छनके फिल्टर होके सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो उच्च दाब के कारण ठीक है, एक तो आ जाता है कौन, यूरिया, एमिनो अम्ल, ठीक है, ग्लूकोज, उसके बाद में आता है सॉल्ट, ठीक है, जल, ग्लूकोज, यूमिनो, जल, ठीक है, ये सारे क्या हो जाता है, इसका परानिस्पंदन हो जाता है, सब निस्पंदन या फिल्ट्रेशन द्वारा किसमें आ जाते हैं, बोमन संपुट में आ जाते हैं, बोमन संपुट में आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो छन के आ जाती है, कारण क्या है इसका, उच्च दाब के कारण। अभी भाई धमनी का जो मोटाई होती है, ठीक है, जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही बड़ी होती है, ठीक है, किसे, अपवाही धमनी से या ग्लोमेरुलस से भी। तो जब बड़ी पाइप से पानी छोटी पाइप में जब जाएगा तो दाब क्या लगेगा, उच्च लगेगा। तो उच्च लगने के कारण, उच्च दाब के कारण यूरिया, देखो जाना किसको है, केवल यूरिया को है, ठीक है, लेकिन यूरिया के साथ साथ में अब यहाँ पे तो क्या लगेगा, धक्का लगेगा, दाब लगेगा, फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने के साथ में अगर बहुत सारे अगर बैठे हुए, जैसे मुंबई में देखा होगा जो लोकल ट्रेन चलती है, तो वहां पे एक भीड़ के सामने अगर नहीं जाना होगा, अगर सामने खड़े हो गए तो भीड़ इतनी आती है कि जिसको नहीं जाना हो वो भी साथ में चला जाता है। तो सेम जो होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है, यूरिया है, ग्लूकोज है, ये इनको, तो ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, सॉल्ट है, अभी भी इनकी जरूरत शरीर के अंदर होती है, अभी भी कैसी होती है, शरीर के अंदर क्या होती है, इनकी जरूरत होती है। तो अभी ये क्या होते हैं, गलती से, ठीक है, फोर्स के कारण ये क्या हो गए, इसके अंदर आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूसरा प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, वो चयनात्मक पुनः अवशोषण होता है, यानी जो अंदर चले गए हैं बाय मिस्टेक से, ठीक है, उनका इस ट्यूब के अंदर, जिसको बोला जाता है पीसीटी, ठीक है, और इसको बोला जाता है हैनल लूप बोला जाता है, इनके में क्या हो जाता है, इनका पुनः अवशोषण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रुधिर वाहिनियों का जाल होता है, ठीक है, ये ऐसे जाल मिलेगा अपने को, ये रुधिर वाहिनियों का जाल होता है, और जिससे क्या हो जाता है, इनका पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, ठीक है, सॉल्ट, जल, ठीक है, सोडियम आयंस, ठीक है, इनकी आवश्यकता शरीर को होती है, अतः इनका पुनः अवशोषण हो जाता है, ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पे पुनः अवशोषण हो गया, यानी अब ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, एमिनो अम्ल है, ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे जैसे ये सॉल्ट है, वाटर है, इन सब का क्या हो जाता है, यहाँ पे पुनः अवशोषण हो जाता है, ठीक है। तो पुनः अवशोषण जो होता है वो दूसरा प्रोसेस होता है, पहला है फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है पुनः अवशोषण। अपन पढ़ रहे हैं नेफ्रॉन की क्रियाविधि, नेफ्रॉन कैसे काम करता है, या अपन साथ साथ में ही पढ़ रहे क्या, मूत्र निर्माण, क्या पढ़ रहे हैं, मूत्र निर्माण कैसे होता है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, किसका, यूरिन फॉर्मेशन जो है वो कैसे होगा, ये अपन भी साथ साथ में पढ़ रहे।
ठीक है। तो देखो यूरिया यकृत के द्वारा कहां पे आ जाता है, इस अभिवाही धमनी में आता हुआ ग्लोमेरुलस में आता है। ग्लोमेरुलस की साइज जो होती है बहुत छोटी होती है, तो उच्च दाब के कारण क्या हो जाता है, ये जो कुछ पदार्थ जो होते हैं वो फिल्टर होके इसमें क्या नहीं आता, तो इसमें प्रोटीन और जो है रक्त कोशिकाएं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं नहीं आती, ठीक है, क्योंकि इनकी साइज जो होती है वो कैसी होती है, बड़ी होने के कारण। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, नलिका में स्रावन, ठीक है। अब जो होगा डीसीटी, ये डीसीटी है, डीसीटी से यहां से ये इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, कुछ जल का अवशोषण होता है और कुछ रुधिर वाहिनियों द्वारा भी क्या किया जाता है, इसमें कुछ हाइड्रोजन है, पोटेशियम है, अमोनिया है, ठीक है, ये इनको वापस इसमें डाला जाता है रुधिर वाहिनियों के द्वारा, ठीक है, किसके अंदर, इनमें डाला जाता है। और यहाँ पे तो पुनः अवशोषण के बाद में, पुनः अवशोषण के बाद बचे द्रव को मूत्र कहते हैं, मूत्र कहते हैं, ठीक है। और इनका स्त्राव जो होता है वो क्या हो जाता है, किसके अंदर, स्त्राव जो होगा वो किसके अंदर हो जाएगा, इस कलेक्टिंग डक्ट में या संग्राहक नलिका में हो जाता है, संग्राहक नलिका में। तो मूत्र अब कहा आ गया, अब मूत्र बन गया, पुनः अवशोषण होने के बाद में जो बच गया वो यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे कौन आता है, मूत्र आता है, ठीक है। और ये बूंद बूंद करके ऐसे ऐसे यहां से भी आएगा, ठीक है, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, क्योंकि यहां से भी आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन है, ये कॉमन होती है कई सारे नेफ्रॉन की। तो यहां से होता हुआ कहां पे आ जाता है, इस मूत्र नलिका, संग्राहक नलिका के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो संग्राहक नलिका से फिर आगे कहा जाता है, तो संग्राहक नलिका में आया, वापस बता देता हूं, संग्राहक नलिका में, संग्राहक नलिका जो होती है वो आगे जाके किसमें खुलती है, संग्राहक नलिका जो खुलती है वो माइनर कैलिक्स में खुलती है। माइनर कैलिक्स जो होता है वो किसमें खुलता है, मेजर कैलिक्स में, ठीक है, ये याद रखो तो ठीक है। मेजर कैलिक्स जो होता है वो किसमें खुलता है, वक्र श्रोणी में। वक्र श्रोणी जो होती है वो आगे किसमें खुलती है, वक्र श्रोणी खुलती है मूत्रवाहिनी में। मूत्रवाहिनी जो होती है वो आगे किसमें खुलती है, वो खुलती है मूत्राशय में। मूत्राशय जो होता है वो खुलता है मूत्र मार्ग में, ठीक है। और एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो प्रतिदिन कितना लीटर, 1 से 1.5 लीटर जो होता है वो मूत्र का स्त्राव करता है, 1.5 लीटर तक क्या करता है, मूत्र का स्त्राव करता है। तो देखो संग्राहक नलिका में आएगा, संग्राहक नलिका से इसमें आ जाएगा, यहां से इसमें चला गया, फिर चला जाता है वक्र श्रोणी में, वक्र श्रोणी से किसमें चला जाएगा, मूत्र नलिका में, मूत्र नलिका से मूत्राशय में, और मूत्राशय से क्या चला जाता है, बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसकी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो आप देखोगे कि सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, फिल्ट्रेशन, जो कहां पे होता है, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल के मध्य में होता है, किसके बीच में, ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट के बीच में, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये कहां पे होता है, ये होता है पीसीटी, ठीक है, और हैनल लूप में, पीसीटी और हैनल लूप में। यहाँ पे ये क्या होता है, इनका पुनः अवशोषण होता है, ठीक है। और ये संग्राहक नलिका में वो क्या हो जाता है, पुनः अवशोषण से बचे जो लिक्विड होता है उसको क्या बोला जाता है, मूत्र। तो यूरिन अलग है, यूरिया अलग है, यूरिन यहाँ पे आएगा, यूरिया इसके माध्यम से ये आता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है ऑर्निथिन साइकिल से, ठीक है, जिसको यहाँ पे लाया जाता है, और ये वक्र धमनी के द्वारा लाया जाता है, जिनको जो यहाँ पे जुड़ती है इसको अभिवाही धमनी बोलते हैं, और जाती है इसको अपवाही धमनी बोलते हैं। इसका जो व्यास जो होता है वो ज्यादा होता है, व्यास ज्यादा होता है, ठीक है।
और यहाँ पे पतली नलिकाओं में जाएगी तो सीधी सी बात है दाब हो जाएगा और छनके ये इसमें आ जाते हैं। एकदम सिंपल है, ठीक है। छनके इसमें आ गए, अब क्या हो गया, गलती से आ गए, उनको वापस लाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये वापस जाते हैं। अब देखो पुनः अवशोषण के लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है जिसका नाम है एडीएस, ठीक है। पुनः अवशोषण जो होता है, पुनः अवशोषण, ठीक है, अवशोषण वो भी किसका, जल का। पुनः अवशोषण किसका, जल का। जल का पुनः अवशोषण जो होता है इसके लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है जो निकल, उसका नाम है एडीएस, एडीएस, और इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। एडीएस को बोला जाता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोला जाता है, हार्मोन्स बोला जाता है, ठीक है। और इनका स्त्राव जो करती है वास्तव में तो बनाता है, निर्माण जो होता है वो तो बनता है हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में बनता है, ठीक है। लेकिन स्त्राव जो होती है वो करती है पीयूष ग्रंथि। स्त्राव कौन करती है, पीयूष ग्रंथि करती है या पिट्यूटरी ग्रंथि करती है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जल अवशोषण को बढ़ाता है, जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, जल के पुनः अवशोषण, यानी जल जो चला गया पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, ठीक है। जल के पुनः अवशोषण का मतलब ये जल जो जाएगा इसमें, इसको वापस शरीर में लाना, जल को शरीर में लाना, ठीक है। कहां से, इस नेफ्रॉन से शरीर में लाना, इसको बोलेंगे अपन पुनः अवशोषण। तो पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। अगर इसकी कमी हो जाए, इस हार्मोन की क्या हो जाए, कमी, ठीक है, हार्मोन की क्या हो जाए, कमी, तो पुनः अवशोषण नहीं होगा, जल का पुनः अवशोषण कम हो जाएगा, तो यूरिनरी जो मूत्रा से जल्दी बढ़ेगा, मूत्रा से जल्दी जल्दी बढ़ेगा, ठीक है। और इस बीमारी को बोला जाता है क्या, बीमारी को डायबिटीज, इंसिपिडस क्या बोला जाता है। देखो ये अलग है, इसमें बार बार क्या आएगा, मूत्र आएगा, बार बार मूत्र आएगा। इस बीमारी के अंदर क्या आता है, बार बार मूत्र आएगा, बार बार मूत्र आता है, इसमें बार बार क्या आएगा, मूत्र आता है, डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, ठीक है। और ये किसकी कमी से होता है, इसकी कमी से होता है। यह हार्मोन कहां पे निर्माण, इसका हाइपोथैलेमस में होता है, स्त्राव इसका पीयूष ग्रंथि करती है, ठीक है। इसका नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। अगर सपोज मान लो ये जल को वापस शरीर में ले रहा है और ये कम हो जाए तो जल शरीर में नहीं आएगा, तो कहां भरेगा, वो मूत्राशय में भरेगा, और मूत्राशय जल्दी भरेगा, तो जल्दी भरेगा तो बार बार उसको व्यक्ति को क्या आएगा, टॉयलेट आएगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है डायबिटीज इंसिपिडिंग। ये ग्लूकोज वाली डायबिटीज नहीं है, उसको बोला जाता है मिलेटस, उसको बोला जाता है क्या, मिलेटस। अगर मूत्र के साथ में ग्लूकोज बाहर आता था तो उसको बोला जाता है डायबिटीज मिलेटस, ठीक है। मूत्र के साथ ग्लूकोज वो इंसुलिन हार्मोन की वजह से होता है, तो इसको बोलेंगे अपन डायबिटीज मिलेटस, ठीक है, डायबिटीज मिलेटस बोलते हैं। ये डायबिटीज इंसिपिडिंग, इसमें बार बार टॉयलेट आएगा, इसमें ग्लूकोज आता है। ये अमोनिया वापस लास्ट में इसमें आ जाती है, कुछ अमोनिया जो होती है ना वो इसमें छोड़ दी जाती है, ठीक है। तभी तो अपन देखो, आपने देखा जो इतने टॉयलेट जो होते हैं उसमें जो बदबू आती है वो किसके कारण आती है, वो अमोनिया के टूटने के कारण आती है, यूरिया के टूटने के कारण आती है, ठीक है। यूरिया जो होता है ना वो अमोनिया के अंदर टूट जाता है तो अमोनिया की बदबू आती है, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि यूरिया जो होता है वो टूट जाता है, ठीक है, तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है, और अमोनिया की वजह से वो क्या आती है, बदबू आती है। तो जो टॉयलेट के अंदर बदबू आने का कारण क्या है, अमोनिया होता है।
अब मूत्र की संरचना क्या होती है? मूत्र पीले रंग का होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन जब टूटता है, क्या अपघटन होता है यानी टूटता है, तो क्या बनता है? यूरिकॉम बनता है, और यूरिकॉम के कारण ही क्या होता है? पीला रंग होता है, पीला रंग। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति मूत्र में 96% तो क्या होता है? जल होता है, प्रोटीन होता है, वसा होती है, शर्करा होती है, क्योंकि सारे नहीं जा पाते, सारे सबका पुनः अवशोषण एक साथ, जैसे 100 मॉलिक्यूल्स है तो 100 मॉलिक्यूल वापस के वापस नहीं जाएंगे। ठीक है, थोड़े बहुत जाते हैं, थोड़े बहुत क्या हो जाते हैं? अंदर रह जाते हैं। कोलाइडल्स जो होते हैं ये इतने होते हैं, कोलाइडल रूप्स में होता है ये। यूरिक अम्ल जो होता है 0.5% होता है, इसके अति अल्प मात्रा में क्रिएटिन पाया जाएगा। ठीक है, सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, उसके साथ में क्लोरीन होता है, फॉस्फेट होता है, सल्फेट है, आयोडीन है, नाइट्रोजन है, इत्यादि तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन आता है? जल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्रिएटिन। ठीक है, जो मसल्स बनती है तो क्रिएटिन बनता है। ठीक है, वो उसका जो भी है स्त्राव जो वो भी यहां से होता है। ठीक है, मनुष्य जो पीएच है वो औसतन 6 या कई बार क्या आ जाता है 6.5 के पास में होता है, यानी ये कैसा होता है? अम्लीय होता है। इसका जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, डाययूरेसिस का मतलब क्या होता है? मूत्र स्राव की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, इसको कौन सी बोला था अभी मैंने बताया था आपको? डायबिटीज इंसिपिडी। मूत्र स्राव की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इसको बोला जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, और ये किसकी? एडीएस की कमी के कारण, एडीएस की कमी के कारण होता है, की कमी के कारण। ठीक है, तो पीला रंग यूरिकॉम के कारण किससे बनता है? यूरिकॉम हीमोग्लोबिन के अपघटन के कारण बनता है। 96% इसमें जल होता है, शर्करा होती है, ठीक है, प्रोटीन होता है, वसा होती है, यूरिक अम्ल होता है, क्रिएटिन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, क्लोरीन, फॉस्फेट, आयोडीन, ये सभी अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, पीएच जो होता है वो अम्लीय होता है 6 या 6.5 के बीच में। ठीक है, और इसकी जो होती है वो कैसा होता है? अम्लीय है। डाययूरेसिस का मतलब है बार बार मूत्र जाना, ये बीमारी के कारण होता है जिसको डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं, और ये किसके कारण होती है? एडीएस के अंदर कमी के कारण होती है। ठीक है, तो एडीएस की कमी के कारण क्या होगी? ये डायबिटीज होती है। इंसिपिडी, इंसिपिडी ध्यान रखना, मिलेटस में ग्लूकोज आएगा, इंसिपिडी में क्या आएगा? बार बार मूत्र का विसर्जन करना पड़ेगा। अब वक्र के कार्य देखो, वक्र क्या करता है? इन आयनों को वापस अंदर बाहर जो होते हैं वो करने के कारण ये क्या करता है? प्राशन दाब को नियंत्रण करता है, विषैले पदार्थों का निष्कासन करेगा जो अपने शरीर के अंदर बढ़ रहे हैं। ठीक है, जिनको आप शरीर में रखना बहुत ही क्या होता है? हार्मफुल होता है, तो उनको बाहर निकालता है। रक्त में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नियंत्रण करता है ये। ठीक है, रुधिर व उत्तक द्रव में जल एवं लवणों की मात्रा को नियंत्रण करता है। क्या करेगा ये? जल और लवणों की मात्रा को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। और मेन इंपोर्टेंट बात जो है वो ये है कि एरिथ्रोप्रोटीन, एरिथ्रोपोइटिन नामक एक हार्मोन भी बनाता है। कौन? वक्र। ठीक है, कब बनाता है? ऑक्सीजन की जब कमी होती है, O2 की कमी होती है, तो O2 की कमी में आरबीसी का निर्माण करना होता है, तो आरबीसी के निर्माण में तेजी से ये बनने में सहायक होती है। तो देखो, जब एरिथ्रोपोइटिन जो होता है वो हार्मोन है, वो आरबीसी को बनाने में मदद करता है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब ये इसका स्त्राव होता है। ये क्या? आरबीसी को बनाने में मदद करता है। तो नाम से पता लग रहा है एरिथ्रो, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट किसको बोला था अपन ने? आरबीसी को बोलते हैं। देखो, ये तो वक्र हुए, इसके अलावा जो है वो त्वचा है, स्किन से भी तेलीय ग्रंथियां होती है, संवेद तेलीय, ठीक है, और पसीने वाली, जिसमें सीबीएस और पसीना निकलता है। सीबीएस तो निकलता है तेलीय ग्रंथि से, ठीक है, और संवेद ग्रंथि से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। उसके बाद में जो है वो यकृत जो है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये पीत का निर्माण करती है। लेकिन इसके साथ साथ में ये अमोनिया को यूरिया में बदलती है। इसको साइकिल को क्या बोला जाता है? ऑर्निथिन साइकिल बोला जाता है। और दूसरी होती है अपनी आंत्र। आंत्र क्या करती है? मल का स्त्राव करती है। किसका स्त्राव करती है? मल का स्त्राव करेगी। ठीक है, तो इन अपशिष्ट पदार्थों का क्या किया जाता है? और अपने जो फेफड़े हैं, ठीक है, वो किसका करते हैं? CO2 को बाहर निकालते हैं। तो CO2 को फेफड़ों द्वारा, ठीक है, और आंत के द्वारा किसको? मल को, त्वचा के द्वारा पसीने को, और इनके साथ साथ में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। ठीक है, और यूरिया जो होता है वो कहाँ बनता है? यकृत के अंदर बनता है। तो ये था अपना वक्र।
ठीक है। तो वक्र के अंदर देखो वापस बता रहा हूं, वक्र दो होते हैं, पीठ के वहां पे पाए जाते हैं, कशेरुक दंड के दोनों तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो संरचनात्मक इकाई होती है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन जो होता है वो क्या करता है, मूत्र निर्माण में सहायता करता है या सहायक होता है, ठीक है। और वही बनाता है क्या, मूत्र का निर्माण करता है, ठीक है। फिर इसकी अगर संरचना देखें तो आपने देखा होगा कि जो मूत्र निर्माण करता है तो वो क्या होता है, नेफ्रॉन के अंदर बोमन कैप्सूल होता है, ठीक है। बोमन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, बोमन संपुट है, ठीक है, जिसको वहां पे जो प्याले नुमा होता है, प्याले के वहां पे क्या होती है, ग्लोमेरुलस क्लस्टर होता है, किसका, इन रुधिर वाहिनियों का। जो आती है वो होती है अभिवाही जाती है, वो कौन सी होती है, अफवाही धमनी होती है, ठीक है। यूरिया को लेके आएगी, यूरिया लाने के बाद में जो होता है वो कहा जाता है बोमन फिल्टर होके, पहला प्रोसेस जो होता है वो फिल्ट्रेशन का होता है। फिल्ट्रेशन से ये सारे तत्व जो होते हैं, यूरिया है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, ठीक है, सॉल्ट है और जल है, ये सारे इसमें आ जाते हैं बोमन कैप्सूल के अंदर, ठीक है। लेकिन इनका अभी भी शरीर के अंदर जरूरत होती है, तो इनका क्या किया जाता है, वापस पुनः अवशोषण कर दिया जाता है। और ये काम कौन करता है, ये करता है कौन, ब्लड वेसल्स करती है या रुधिर वाहिनियां करती है, जिनको कैपिलरीज बोला जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, पुनः अवशोषण हो जाएगा। पुनः अवशोषण के बाद में जो बचे लिक्विड को क्या बोला जाएगा, इसको मूत्र का निर्माण या मूत्र कहते हैं या यूरिन कहते हैं। फिर इन्हीं में डीसीटी के अंदर कुछ जैसे हाइड्रोजन आयन है, पोटेशियम आयन है, अमोनिया है, इनको वापस अंदर डाला जाता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के जरिए डाला जाता है। एक्टिव का मतलब होता है एटीपी की जरूरत पड़ेगी उसमें, यानी जबरदस्ती उनको क्या कर जाएगा, इसमें डाला जाता है। फिर कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट से जाता है कहाँ पे, ये श्रोणी क्षेत्र में जाता है, श्रोणी क्षेत्र से जाता है मूत्रवाहिनी में, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में, मूत्राशय से मूत्र मार्ग में, मूत्र मार्ग के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये प्रोसेस होता है मूत्र के बारे में या किडनी के बारे में। ये एरिथ्रोपोइटिन ध्यान रखना आरबीसी के निर्माण में सहायता करता है। कौन निकालता है इसको, वक्र निकालती है। अब देखो वक्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका की है, तंत्र की। ग्लोमेरुलस ये तो वो होता है यूरिनरी ब्लडर, जहां मूत्रा, इसको मूत्राशय बोलते हैं। ये रुधिर वाहिनियां है, रुधिर वाहिनियां, ठीक है। तो कौन सी है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन जो होगा वो क्या होगा, वो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होता है। यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है, हृदय में नहीं, यकृत में, मस्तिष्क में या फेफड़ों में, ठीक है। तो किसमें होता है, यकृत के अंदर होता है। यूरिया का निर्माण क्या होता है, यकृत के अंदर। मूत्र का रंग पीला होता है, अभी बताया था, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन टूटता है, हीमोग्लोबिन का क्या होता है, अपघटन। अपघटन के द्वारा क्या बनता है, यूरिक, अपघटन के द्वारा क्या बनता है, यूरिक्रोम बनता है, यूरोक्रोम बनता है। और यूरोक्रोम क्या देता है, पीला रंग देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यूरोक्रोम होगा। पुनः अवशोषण हार्मोन, पुनः अवशोषण को कौन बढ़ाता है, पुनः अवशोषण को बढ़ाता है कौन सा है, इंसुलिन बढ़ाता है, ठीक है। तो पुनः अवशोषण को कौन बढ़ा, पुनः अवशोषण जो होता है जल का, वो कौन करता है, एडीएस करता है। कौन करता है, जिसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसका दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन है। क्या नाम है इसका, वैसोप्रेसिन जो होता है वो क्या होता है, इसके अंदर जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है या उसको नियंत्रित करता है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज इंसिपिडिस होती है। अब मानव वक्र में जो पथरी होती है, वक्र के अंदर आपने देखो किडनी के अंदर जो पथरी बनती है वो किससे बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सिलेट या यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल तो हो ही नहीं सकता, कैल्शियम वाला ही होगा, ठीक है। पथरी जो होती है वो कैल्शियम से बनती है, तो इसमें राइट आंसर जो है क्या, कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है। नाइट्रोजन उत्सर्जन का प्रमुख जो अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो कौन सा होता है, नाइट्रोजन में अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया भी निकालते हैं कुछ एनिमल्स, यूरिया भी निकालते हैं कुछ एनिमल्स, और यूरिक अम्ल भी निकालते हैं, ठीक है। तो इनमें से क्या होगा, सभी आंसर सही है, ठीक है। क्योंकि कुछ एनिमल अमोनिया का भी स्त्राव करते हैं, यूरिया का भी करते हैं, ठीक है, और यूरिक अम्ल का भी क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं।
मूत्र का पीएच जो होता है वो कितना होता है? मूत्र का पीएच जो होता है वो कितना 2, 5.5, 6.5 या 8? तो कौन सा होता है? 6.5 होता है, क्योंकि ये कैसा होता है? अम्लीय होता है। मूत्र कैसा होता है? अम्लीय होता है, तो 8 तो होगा नहीं, ठीक है। वैसे ये भी अम्लीय है, लेकिन इतना पीएच जो होता है वो इतना होता है। वयस्क व्यक्ति 24 घंटों में अंदर कितना मूत्र विसर्जन करता है? तो कितना करता है? 3 लीटर, 4 लीटर, 1 लीटर या 1.5 लीटर? तो लगभग कितना करता है? 1.5 लीटर जो है मूत्र का विसर्जन करता है। कितना करेगा ये? 1.5 लीटर तक का करेगा। सरीसृप, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स जो होते हैं, कीट जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं, वो क्या निकालते हैं? यूरिया नहीं, ठीक है, वो मनुष्य निकालते हैं, ठीक है। अमोनिया जो जलीय जीव होते हैं वो निकालते हैं ज्यादा, ठीक है। यूरिक अम्ल, तो कौन सा निकालते हैं? यूरिक अम्ल, जो मीट के रूप में करते हैं पक्षी वगैरह, ठीक है, वो कौन सा होता है? यूरिक अम्ल निकालते हैं। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया क्या है? नेफ्रीडिया एक उत्सर्जी अंग है, ठीक है, और वो किसमें जो होता है? वो केचुओं के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? केचुओं के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो केचुओं के अंदर जो होता है वो कौन सा होता है? नेफ्रीडिया होता है, ठीक है। और पक्षी के अंदर आप देखोगे तो पक्षी के अंदर जो होता है वो होता है मेटा नेफ्रीडिया होता है। पक्षी में कौन सा होता है? मेटा नेफ्रीडिया होता है, ठीक है। प्लेटी एल्मेंथिस में ज्वाला कोशिका होती है, ज्वाला कोशिका होती है, ठीक है। और कॉकरोच के अंदर आप देखोगे तो जो होता है उसमें मेलपी की ट्यूब्स होती है, इसमें होती है मेलपी की नलिकाएं। मेलपी की नलिका जो होती है वो किसमें होती है? कॉकरोच के अंदर मिलती है। ऑर्थोपोडा में आता है, ऑर्थोपोडा में मेल की पी पाई जाती है। पक्षीवंश में मेटानेफ्रीडिया होता है। एसके एल्मेंथिस में आप देखोगे, ठीक है, तो उसके अंदर जो होता है वो रेटिनल कोशिकाएं होती है, ठीक है। और बोनस और कैबर अंग जो होता है वो मोलस्का में होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आपको धन्यवाद, आपका दिन शुभमय हो। धन्यवाद।